ये कहानी है मुंबई की एक लड़की सना की, जो शादी के बाद सऊदी अरेबिया के ताबुक शहर में रहती थी और वहां से उन लोगों का जाना हुआ जेद्दा शहर में। उस शहर के जिस अपार्टमेंट के सुकून भरे फ्लैट को इन लोगों ने रेंट किया था, जिसे ये अपना ड्रीम होम समझ रहे थे, वहां पर इन लोगों के साथ वो होने वाला था जो इनके साथ आज तक एक खौफनाक याद बन करके रह गया है। सना की शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में हो गई थी और अगले कुछ ही सालों में उसके 3 बच्चे भी हो गए थे। जिंदगी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भर गई थी, लेकिन सना अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जी रही थी। कुछ साल ताबुक में रहने के बाद सना के हस्बैंड का ट्रांसफर सऊदी अरेबिया के ही एक और शहर जेद्दा में हो गया था और उस वक्त सना अपनी तीसरी डिलीवरी के बाद इंडिया आई हुई थी। जब वो वापस सऊदी अरेबिया लौट रही थी तब उसके पास एक 2 महीने का न्यू बॉर्न बेबी, एक 1 साल का बेटा और एक 4 साल की बड़ी बेटी थी। इतने छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना ऑलरेडी काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। जब वो फाइनली जेद्दा पहुंची तो उसके हस्बैंड ने उसका एक बहुत ही वार्म वेलकम किया और अभी तक वो इनके रहने के लिए एक फ्लैट रेंट कर चुका था और उसके अंदर काफी सारी फैसिलिटीज का भी इंतजाम कर चुका था। बिल्डिंग बिल्कुल नहीं थी, सराउंडिंग भी काफी ज्यादा सुंदर और पीसफुल लग रही थी। सना को पहली नजर में ये सब कुछ पसंद आ गया था, लेकिन सबसे ज्यादा उसके दिल को जो चीज टच की थी वो था बिल्डिंग के अंदर का एटमॉस्फेयर, क्योंकि अंदर एंटर करते ही बिल्डिंग की लॉबी में सुरह बकरा चल रही थी, जिसकी वजह से पूरा माहौल काफी ज्यादा पॉजिटिविटी और सुकून से भरा हुआ लग रहा था। उसने उस मोमेंट में सोचा भी नहीं था कि जिस जगह को वो इतना साफ और इतना पाक समझ रही है, वही जगह आगे चल करके उसकी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बनने वाली है। फाइनली ये लोग अपने फ्लैट के अंदर एंटर हुए, जो कि एक 2 बेडरूम हॉल, डाइनिंग और किचन वाला फ्लैट था। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस फ्लैट का लेआउट समझा देता हूं, क्योंकि इसी फ्लैट के अंदर सारा खेल होने वाला है। फ्लैट का लेआउट कुछ ऐसा था कि अंदर एंटर करते ही सामने डाइनिंग एरिया था। वहां पर मेन एंट्रेंस के जस्ट पीछे एक गेस्ट बाथरूम भी बना हुआ था। लेफ्ट साइड में इन लोगों का हॉल था और हॉल में बैठने पर डाइनिंग एरिया के साथ साथ जो मेन एंट्रेंस के पीछे वॉशरूम है वो भी एकदम क्लियरली नजर आता था। अगर डाइनिंग एरिया से सीधा आगे जाएं तो लेफ्ट साइड पर किचन आता था और उससे थोड़ा ही आगे 2 बेडरूम बने हुए थे जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, जिनके बीच में एक कॉमन वॉशरूम बना हुआ था। राइट वाला बेडरूम दोनों हस्बैंड वाइफ का था और लेफ्ट वाला बेडरूम छोटे बच्चों के लिए सेट कर दिया गया था। सना के हस्बैंड का काम कुछ ऐसा था कि उन्हें हर हफ्ते ताबुक ट्रैवल करना पड़ता था। वो वीकडेज में ताबुक रहते और वीकेंड्स में वापस जेद्दा लौट आते। उस समय सऊदी अरेबिया के अंदर जो वीकेंड्स हैं वो वेडनेसडे इवनिंग से लेकर के फ्राइडे तक होते थे, तो मोस्टली वो सैटरडे को ताबुक की फ्लाइट ले लेते और ट्यूसडे इवनिंग तक या फिर ट्यूसडे दिन तक वो वापस जेद्दा लौट आते। जेद्दा आकर के सना को एक अजीब सा अपनापन फील होने लगा था। उसे ये शहर काफी हद तक मुंबई जैसा लगता था, बिजी, हैपनिंग और जिंदा सा। लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस शहर के अंदर उनका इंतजार एक नई जिंदगी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा कर रहा था जो आगे चलकर धीरे धीरे उस घर के हर कोने में अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने वाला था। उनके फ्लैट के एकदम पास में एक सिंधी पाकिस्तानी फैमिली रहती थी और वो जो नेबर लेडी थी वो काफी ज्यादा मिलनसार थी और उसके भी बच्चे छोटे थे, जिसके अंदर एक ट्विन टॉडलर्स का पेयर था। शायद इसी वजह से इन दोनों फैमिलीज का कनेक्शन बहुत जल्दी बनने लगा, क्योंकि दोनों की लाइफ एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और छोटे बच्चों के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। धीरे धीरे दोनों फैमिलीज के बच्चे भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कभी उनके बच्चे इनके घर पर खेलने के लिए आ जाते तो कभी इनके बच्चे नेबर्स के घर पर चले जाते। पूरी बिल्डिंग के अंदर बच्चों की हंसी, खेलना और उनकी आवाजें गूंजती रहती थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा माहौल और भी ज्यादा लाइवली लगता था। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद सना के साथ कुछ एबनॉर्मल होने लगा। सना को हर रात एक ही तरह का सपना आने लगा, लिटरली हर रात ऑलमोस्ट सेम ड्रीम। पहले उसने इस बात को इग्नोर किया, क्योंकि उसे लगा कि नया घर, छोटे बच्चे, हस्बैंड का बार बार ट्रैवल करना, इस वजह से वो बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड रहती है, तो ये शायद यूं ही होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे ये सपने रेगुलर नाइटमेयर्स में बदलने लगे। वो देखती थी कि उनके डाइनिंग हॉल की वॉल पर 2 अजीब इंसान जैसे क्रिएचर्स बैठे हुए। उनका बॉडी शेप एकदम ह्यूमंस जैसा होता था, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ अननेचुरल, कुछ डिस्टर्बिंग था। उनका बॉडी टाइप, उनका चेहरा देख करके ही एक अजीब सी दहशत फील होती थी और वो सपने में ही समझ जाती थी कि ये इंसान नहीं है, कोई बहुत ही इविल क्रिएचर्स हैं। उन्हें देख करके ही लगता था कि उनके अंदर जैसे सिर्फ नेगेटिविटी और हेट्रेड भरी हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी इसे वो सपना आता था तो उस सपने के अंदर वो दोनों एंटिटीज इनकी मेड को पजेस कर लेते थे। इनकी मेड के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते थे, उसके हाव भाव बदल जाते थे और उसकी आंखें एकदम ऊपर की ओर चढ़ जाती थी, जैसे उसके अंदर कोई आ गया हो।
उसके बाद वो मेड इन लोगों को हर्ट करने के लिए दौड़ती थी और वो दोनों एंटिटीज उसी वॉल पर बैठ करके सिर्फ देख रहे होते थे और बहुत खुश हो रहे होते थे और उन्हें देख करके ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई चीज होने का इंतजार कर रहे हो या फिर धीरे धीरे इनके पास में आ रहे हो। अजीब बात ये थी कि हर रात ये सपना एग्जैक्टली सेम होता था, सेम क्रिएचर, सेम जगह और सेम डर की फीलिंग। अब सना को लगने लगा था कि ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है वो सिर्फ नाइटमेयर्स नहीं है। और फिर एक रात सना के साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो आज तक नहीं भूल पाई है। उस रात सना अपने घर में अकेली सो रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर ताबुक गया हुआ था। सना अपने 3 बच्चों के साथ अपने बेडरूम के अंदर आराम से सोई हुई थी। उस रात रूम की सारी लाइट्स बंद थी, बस बेड के पीछे रखे हुए कॉफी टेबल पर एक छोटा सा नाइट लैंप जल रहा था जिसकी ऑरेंज लाइट पूरे कमरे के अंदर एक अजीब सा डिम एटमॉस्फेयर बना रही थी। रूम का डोर बंद था और डोर के हुक पर उसकी कुछ अबायास लटकी हुई थी। रात के बीच अचानक से उसकी नींद खुली। वो बहुत ही गहरी नींद में थी लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उसकी नजर सीधा बेडरूम के हुक की तरफ गई। उसने देखा वहां पर उसकी जो अबायास लटकी हुई हैं वो धीरे धीरे हिल रही हैं। पहले उसे लगा कि ये सारा कुछ हवा की वजह से है, वो अबायास हवा की वजह से हिल रही हैं। लेकिन फिर अगले कुछ ही सेकंड्स में उसे महसूस हुआ कि वो अबायास सिर्फ हिल नहीं रही है बल्कि धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रही हैं। उस मोमेंट पे उसकी बॉडी एकदम सुन्न पड़ गई। उसने बताया कि जैसे जैसे वो काली शेप उसके पास में आ रही थी, उस कमरे के अंदर एक अजीब सी इंटेंस गर्मी महसूस हो रही थी। एक ऐसी गर्मी जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और फिर देखते ही देखते वो क्रिएचर इसके एकदम करीब आकर के खड़ा हो गया। उसे आज भी याद है कि वो एंटिटी उसके सर के पास खड़ी थी। उसका चेहरा तो उसे अच्छे से याद नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा हॉरिफाइंग थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद उस एंटिटी ने अपना हाथ इसके फॉरहेड पर रखा और ये होते ही उसका सर उसे ऐसा लग रहा था जैसे बेड के अंदर धंसता जा रहा है, जैसे कोई बहुत ही हैवी फोर्स उसे बेड के नीचे से खींच रही हो। सना चिल्लाना चाहती थी, वो अपने बच्चों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन उस मोमेंट पे उसे सिर्फ 2 चीजें फील हो रही थी, एक बेइंतहा डर और दूसरी धीरे धीरे आती हुई बेहोशी। और उसके बाद जब उसकी नींद खुली तो अगले दिन की सुबह हो चुकी थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लास्ट रात को जो उसके साथ हुआ वो एक नाइटमेयर था या कोई सच्चाई थी या फिर क्या हुआ था वहां पर। सना ने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया, लेकिन सामने से उसके हस्बैंड ने इस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया और उसने उसे समझाते हुए कहा कि तुम घर पर अकेली हो, बच्चे छोटे हैं, उनका स्ट्रेस है, इसी वजह से तुम्हारा दिमाग नाइटमेयर्स क्रिएट कर रहा है। ये एक्सप्लेनेशन किसी और के लिए भी सेंस बनाती, लेकिन सना के लिए नहीं बना रही थी क्योंकि अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा डर रही थी। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी उसने देखा वो एक नाइटमेयर तो नहीं था। और फिर उस दिन के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो नाइटमेयर्स रोज आने लगे थे। सेम फियर, सेम डिस्टर्बिंग फीलिंग। वो रात में घबरा करके उठती, पसीने से भीगी हुई। उसकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज होती जैसे अभी कुछ बुरा होने वाला हो। धीरे धीरे उसके अंदर सोने का डर बैठ गया। उसे ऐसा लगता कि अगर मैं सो गई तो वो सारे क्रिएचर्स, वो सारी एंटिटीज वापस से मेरे सपने में लौट आएंगी और इसी डर की वजह से वो इंसोम्निया का शिकार हो गई। रात भर जागे रहना, सुबह होने का वेट करते रहना, ये उसकी आदत बन गई थी। इसी बीच उसने अपने अंदर एक और चेंज नोटिस किया। उसे हर रोज कुछ मीठा बनाने की अर्ज होती थी, स्पेशली बेक्ड आइटम्स जैसे पेस्ट्रीज और स्वीट्स। ये बात उसे खुद को भी बहुत ज्यादा अजीब लगती थी क्योंकि वो बेकिंग के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों वो किचन के अंदर जाकर के रोज पेस्ट्रीज, केक्स, नई नई स्वीट डिशेस ट्राई करने लगी। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि अनएक्सपेक्टेडली उसकी बेकिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। सना ने बताया कि उस समय करीब 2011 के आसपास का टाइम था और उस समय यूट्यूब पर ऐसे ट्यूटोरियल्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था और ना ही उसे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था ये सब सीखने में। लेकिन फिर भी हर रोज वो किचन के अंदर जाती, कोई ना कोई स्वीट डिश बनाती या पेस्ट्री बनाती। उसे तब तक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ एक रैंडम हैबिट नहीं है बल्कि किसी और चीज की शुरुआत है। एक दिन की बात है जब वो अपने तीनों बच्चों के साथ हॉल में बैठी हुई थी। बच्चे आराम से खेल रहे थे, सब कुछ एकदम ठीक था और वो भी आराम से बैठ करके बच्चों को देख रही थी कि तभी अचानक से उसकी नजर गेस्ट बाथरूम के दरवाजे पर गई। वो दरवाजा बहुत जोर जोर से अपने आप खुल और बंद हो रहा था। एक बार नहीं बल्कि लगातार। वो दरवाजा इतनी ज्यादा फोर्स से इधर उधर टकरा रहा था जैसे कोई उसे अंदर से या फिर बाहर से जोर जोर से धक्का मार रहा हो। यहाँ पर सना का खून जम गया। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गई। उसने जल्दी से वहां पर अपने बच्चों को पकड़ा, उन्हें जोर से हक कर लिया और फिर वहीं पर हॉल में बैठे बैठे कुछ कुरानिक वर्सेस पढ़ने लगी।
उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो वर्सेस पढ़ने के अलावा वो क्या करे। कुछ देर के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो सना ने फिर से अपने हस्बैंड को फोन किया और इस बार भी उसके हस्बैंड ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और कहा कि ये कोई नाइटमेयर हुआ होगा या फिर हवा की वजह से वो दरवाजे खुल और बंद हो रहे होंगे। देखते ही देखते ये डोर बैंगिंग वाले इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। कभी रात में, कभी दिन में, कभी गेस्ट बाथरूम का दरवाजा तो कभी किसी और कमरे का दरवाजा, जैसे कोई इनविजिबल एंटिटी इस घर के अंदर अपनी प्रेजेंस महसूस करवाना चाहती हो। लेकिन इसी के साथ साथ एक और अजीब चीज थी जो बढ़ती जा रही थी, उसकी बेकिंग। लगभग हर दिन वो अपने किचन में जाकर के कुछ स्वीट डिशेस बनाती, कुछ पेस्ट्रीज बनाती, जबकि ना उसके हस्बैंड को वो बहुत ज्यादा पसंद थे, ना उसके बच्चे इतना ज्यादा खा पाते थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि जो कुछ भी स्वीट्स वो दिन में बनाती थी वो रात आते आते खत्म हो जाते थे। कैसे, कौन खाता था उन्हें, ये सवाल आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। एक और ताज्जुब की बात यह है कि उन दिनों की फोटोज आज तक सना के पास हैं। वो जो भी केक, स्वीट, जो सब कुछ बनाती थी उनकी फोटोज खींच करके सोशल मीडिया पर डालती थी, अपने दोस्तों के सामने फ्लॉन्ट करती थी और दोस्त भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते थे कि इसकी बेकिंग इतनी ज्यादा खराब थी, फिर ये इतनी अच्छी चीजें कैसे बनाने लगी है। लेकिन उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि इन तस्वीरों के पीछे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फेस छुपा हुआ है। सना को अपने घर में अकेले रहने से इतना ज्यादा डर लगने लगा था कि वो सुबह सुबह अपनी बेटी को स्कूल भेज देती और उसके बाद सारा दिन वो अपनी पाकिस्तानी नेबर के साथ बिताती, दोपहर में उसके घर चली जाती। धीरे धीरे जब उसकी नेबर और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए तो एक दिन हिम्मत करके उसने अपनी नेबर को सारे इंसिडेंट्स बता दिए, जो कुछ भी उसके घर में हो रहा है। तो सामने से उसकी नेबर ने भी एक ही बात कही, तुम कुरान पढ़ा करो, क्योंकि अंदर ही अंदर शायद उसे भी महसूस हो रहा था कि ये जो सब कुछ इसने बताया है वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक दिन की बात है जब सना के बच्चे और उसकी नेबर के बच्चे इनके फ्लैट में बैठ करके आराम से खेल रहे थे और इनका जो फ्लैट का मेन एंट्रेंस था उसका दरवाजा भी खुला हुआ था। पूरा घर बच्चों की आवाजों से गूंज रहा था और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। इनकी जो नेबर थी वो भी उस वक्त अपने फ्लैट में ही बैठी हुई थी जो एकदम पास में ही था। तभी अचानक से इनके फ्लैट के अंदर जो गेस्ट बाथरूम का दरवाजा है वो जोर जोर से खुलने और बंद होने लगा। दरवाजा बजने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि वो बाहर तक जा रही थी। नेबर जो थी वो खड़ी होकर के आई देखने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उसे लगा कि शायद बच्चे बाथरूम के दरवाजे के साथ खेल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वो फ्लैट के अंदर एंटर हुई उसने अपनी आंखों से देखा कि बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खुल और बंद हो रहा है बिना किसी इंसान के। उस मोमेंट पे उनकी नेबर का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत सना से कहा कि बच्चों को लेकर के मेरे घर चलो, लेकिन सना की हालात उस समय ऐसी थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसने बताया कि जब भी ऐसा कुछ होता था तो उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाती थी और वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाती थी। तभी उनकी नेबर ने लिटरली सना का हाथ पकड़ा, बच्चों को गैदर किया और उन्हें खींच करके अपने फ्लैट में ले गई। उसके बाद उन्होंने सना के हस्बैंड को फोन किया और पूरी बात बताई और शायद इसी पॉइंट पे एक बार के लिए उसके हस्बैंड ने कंसिडर किया कि जो कुछ भी सना कह रही थी वो सच भी हो सकता है। इसी पॉइंट के बाद ही इनके घर के अंदर जो भी चीजें हो रही थी वो शायद अपने पीक पर थी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस नहीं फील करवाना चाहती थी, वो शायद अब इनकी जिंदगी पर कंट्रोल पाना चाहती थी। अब रोज किसी ना किसी दरवाजे के बजने की आवाज आती, कभी गेस्ट बाथरूम का दरवाजा तो कभी किसी और रूम का दरवाजा, और ये इंसिडेंट इतने ज्यादा हो गए थे कि सना का पूरा दिन डर और एंजाइटी में बीतता था। लेकिन दिन में होने वाली चीजें तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हकीकत में डर रात में शुरू होता था, क्योंकि रात में सना को अपने किचन के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता जैसे कोई वेसल्स और बर्तनों को जोर जोर से इधर उधर फेंक रहा है। कभी स्टील का कुछ गिरने की आवाज तो कभी कुछ टकराने की आवाज। हर रात को उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता, लेकिन बच्चों के डर की वजह से वो कभी बाहर नहीं जा पाती। और सबसे हॉरिफाइंग बात तो ये थी कि अगले दिन सुबह जब वो अपने किचन में जाती तो सब कुछ एकदम नॉर्मल और परफेक्ट होता, जैसे कोई बर्तन कहीं से गिरा ही ना हो। लेकिन सना को पता था कि ये सब कुछ उसके दिमाग का वहम नहीं है। वो जानती थी कि इस घर के अंदर कुछ है जो हर रात को अपना बना रहा है। धीरे धीरे सना के साथ साथ और लोगों को भी ये चीजें महसूस होने लगी। कई बार जब उसकी फ्रेंड्स इस घर में आती तो लगभग सबका एक ही रिएक्शन होता कि इस घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा ग्लूमी है, कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, तुम इस घर को बदल क्यों नहीं लेते।
अजीब बात यह थी कि सना ने कभी भी उन्हें नहीं बताया था कि इस घर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं या फिर उसे डर लगता है या फिर ऐसी कोई चीज है, लेकिन फिर भी सब लोग कह देते थे कि इस घर को छोड़ दो, यहाँ पर बहुत अजीब लगता है। सना की एक दोस्त थी जो उसके घर पे रेगुलरली आती थी। वो हमेशा सना से कहती थी कि इस घर के अंदर मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में डर लगता है। और यहाँ पर सना को लगने लगा था कि हकीकत में अब वो नाइटमेयर्स नहीं है, हकीकत में इस घर के अंदर कुछ है, क्योंकि उसकी दोस्त को भी सेम फीलिंग आ रही थी। उसकी दोस्त कहा करती थी कि इस घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा अजीब है, बिना किसी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ये सब बातें सुनने के बाद अब सना को भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसे यकीन होने लगा था कि आज तक ये सब कुछ जो नाइटमेयर्स उसे लग रहे थे, उसे अपने दिमाग का वहम लग रहा था, ये सब कुछ दिमाग का वहम नहीं है। हकीकत में इस फ्लैट के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। अभी तक इस घर के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो सब सना के साथ हुआ था, लेकिन उसके बच्चों पर कोई भी वार नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सना को अंदर तक हिला दिया। एक दिन की बात है जब सना अपने छोटे बच्चे को रूम में सुला करके आई थी। उसने अपनी बड़ी बेटी को स्कूल भेज दिया था और अपने 1 साल के बेटे को वो किचन के काउंटर पर बिठाकर कुछ ब्रेकफास्ट खिला रही थी। सना अपने बच्चे के एकदम पास में खड़ी थी कि उस वक्त उसे एक बहुत ही हॉरिफाइंग फीलिंग हुई। उसे ऐसे लगा कि जैसे उसके बच्चे को किसी ने उसकी तरफ एक झटके से खींचा हो और खींच करके नीचे फेंक दिया हो। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अगले ही पल उसका बेटा काउंटर से नीचे गिरा हुआ था और उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। सना यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक कर गई, बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल भागी। खैर ऊपर वाले का शुक्र है कि उसकी नाक में कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद सना अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या सच में मैंने उसको खींचते हुए किसी को महसूस किया? क्या सच में वहां पर कोई इनविजिबल एनर्जी थी? अभी तक सना पर वार हो रहे थे, लेकिन अब वार उसके बच्चों पर हुआ था और धीरे धीरे इस वार का असर उसके बाकी बच्चों में भी देखने को मिला। सना की 4 साल की बेटी थी जो स्कूल जाती थी। उसके स्कूल से हमेशा फोन आता था कि आजकल आपकी बेटी बहुत उदास रहती है, इज एवरीथिंग ओके एट होम? सामने से ये लोग कह देते थे कि घर पे सब नॉर्मल है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इनके घर पर हकीकत में क्या चल रहा है। टीचर को हमेशा लगता था कि इनके घर पे कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कौन जानता था कि ये हर रोज क्या फेस कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद जब इसका न्यू बॉर्न बेबी 6 महीने का हुआ तो उसके बिहेवियर में भी एक अजीब सा चेंज आने लगा। वो बच्चा इस घर में 24 घंटे रोता रहता था, लिटरली हर वक्त। घर में सारा दिन ऐसा लगता था कि सारा दिन रोने की आवाज है, डोर बैंगिंग वाले इंसिडेंट्स होते रहते, आसपास सना को कुछ महसूस होता रहता और पूरा माहौल ऐसा हो गया था कि वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी थी। कभी कभी सना को ऐसा लगता था कि इस घर के अंदर का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे उसकी पीस को निगल रहा है। और फिर फाइनली एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने फाइनली उसके हस्बैंड को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन इनके 2nd फ्लोर पर रहने वाली नेबर इनके घर पर आई और उसने कहा कि तुम्हारे घर में रात को बर्तन कौन धोता है? पहले तो सना को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फिर उनकी नेबर ने कहा कि लिटरली हर रात को मुझे तुम्हारे किचन से बर्तन धोने की आवाज आती है, जैसे कोई वेसल्स को, बर्तन को जोर जोर से इधर उधर फेंक रहा हो। तुम्हारे बच्चे करते हैं क्या ये सब? सामने से सना ने एकदम मना कर दिया कि हमारे घर में तो ऐसा कोई भी नहीं करता। तो नेबर ने इंसिस्ट किया कि नहीं, लिटरली रोज मुझे आवाजें सुनाई देती हैं कि कोई बर्तन को इधर से उधर फेंक रहा हो। और फिर इरिटेट होकर के उसने कहा कि प्लीज बंद करो ये सब, हमारी नींद खराब हो जाती है। ये सुनते ही सना के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज तक उसे लगता था कि ये आवाजें सिर्फ उसे सुनाई देती हैं, लेकिन अब ये आवाजें दूसरों को भी सुनाई दे रही थी। और शायद इसी मोमेंट पे पहली बार उसके हस्बैंड को भी थोड़ा सा कंसर्न फील हुआ और फाइनली उसने जाकर के इस बिल्डिंग के, इस फ्लैट के ओनर से बात की। सामने से ओनर ने इस चीज को बड़ा ही कैजुअली लिया और कहा कि ओ नो नो, नथिंग इज हियर, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं एक शेख को भेज देता हूँ, वो यहाँ पर कुछ कुरानिक वर्सेस पढ़ देगा तो घर में थोड़ी पीस हो जाएगी। कुछ दिन के बाद वो शेख इनके घर पर आए। सना ने बताया कि वो शेख ब्लाइंड थे। वो अंदर आए और क्वाइटली वहां पर कुरानिक वर्सेस पढ़ने लगे और उन्होंने इनके घर में एक दम किया। दम करने के बाद उन्होंने सना से जो बात बताई वो सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन शेख ने सीधा कहा, इस घर के अंदर 2 जिन हैं और वो तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं देंगे। इस बिल्डिंग के बनने से पहले यहाँ पर उनका मकान था और वो अभी भी यहीं रहते हैं। उसने स्पेसिफिकली डाइनिंग एरिया और बेडरूम को देखते हुए कहा कि ये दोनों जगह उनकी हैं। और उसके बाद बेडरूम की विंडो की तरफ देखा जहां पर सना के बेटे का कोट लटका हुआ था। उसने कहा कि ये जगह उनका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है।
इस मोमेंट पे सना की पूरी बॉडी के अंदर एक सिरहन दौड़ गई, क्योंकि सना ने अब तक उन शेख से अपने नाइटमेयर्स के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। ना उन क्रिएचर्स के बारे में बात हुई थी और ना ही उनके डाइनिंग हॉल की दीवार पर बैठने वाली बात का जिक्र हुआ था। तो फिर ये ब्लाइंड शेख कैसे जानते थे कि यहाँ पर दो एंटिटीज हैं? यहाँ पर पहली बार सना को लगा कि ये सब कुछ जो वो देख रही थी वो कोई नाइटमेयर्स नहीं थे, बल्कि हकीकत में इस घर के अंदर दो जिन्न हैं। सना को लगा था कि इन शेख के आने के बाद इस घर में चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन हुआ एग्जैक्टली इसका उल्टा, क्योंकि शायद वो एंटिटीज बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि उनके घर के अंदर कोई शेख आके ऐसे प्योरिफिकेशन कर रहा था। और फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जो सना की जिंदगी का सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट बन गया। उस दिन खुशकिस्मती से सना का हस्बैंड जेद्दा में ही था और अपने ऑफिस गया हुआ था। सनसेट का वक्त था और अचानक बिना किसी वार्निंग के सना अपने घर से बाहर निकल गई। ना उसने अबाया पहना और ना ही कोई हिजाब लिया, जो कि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि सना एक नकाबी वुमन थी। बिना इन सब चीजों के वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। उस दिन जैसे सना को खुद पे कंट्रोल ही नहीं था। वो रोड पर चिल्लाते हुए पागलों की तरह भाग रही थी और लोग उसे देख करके शॉक हो गए थे। सना के नेबर्स ने जल्दी जल्दी उसके हस्बैंड को फोन किया और सना यहाँ पर देखते ही देखते हाईवे की तरफ भाग रही थी, उन कार्स की तरफ बढ़ रही थी जैसे वो खुद को उन कार्स के आगे धकेल देना चाहती हो। किसी तरह से उसका हस्बैंड आया, उनके नेबर्स ने उसे पकड़ा और सना को पकड़ करके वापस घर लाया गया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उस हफ्ते एक इंसिडेंट और हुआ। डिनर के बाद करीब 10 बजे के आसपास सना बिना किसी को बताए, बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गई। किस्मत से उसके हस्बैंड ने नोटिस कर लिया कि सना घर पर नहीं है, तो उसने इधर उधर देखा और फिर वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। उसने देखा कि सना चुपचाप बिना किसी को बताए रोड पर चल रही है और एकदम हाईवे की तरफ भाग रही है, जैसे वो उस दिन खुद को खत्म कर देना चाहती हो। उसका हस्बैंड जल्दी जल्दी उसके पीछे भागा, उसने उसको पकड़ा और उसे वापस घर तक लेकर के आया। लेकिन उस दिन उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे सना होश में ही नहीं हो। इस इंसिडेंट के बाद इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब इस घर को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब ये लोग नया घर ढूंढ रहे थे तो अचानक से एक बहुत ही अजीब चीज होने लगी। जब भी कोई भी डील फाइनल होने वाली होती थी या फिर घर मिलने वाला होता था, अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी और घर नहीं मिल पाता था। ये बात जब सना ने शेख साहब से डिस्कस की तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब भी तुम घर देखने के लिए जाओ तो कुरान पढ़कर जाना या फिर नमाज अदा करके जाना। और फिर जब उन लोगों ने ऐसा करना स्टार्ट किया तो फाइनली एक घर मिला जिसकी डील फाइनल हुई और इन्होंने जल्दी से जल्दी वहां पर शिफ्ट कर लिया। फाइनली शिफ्ट होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। इनके बच्चे जो उदास रहने लगे थे, उनका नेचर भी धीरे धीरे अच्छा हो गया, वो खुश रहने लगे। इसके हस्बैंड के काम में भी इजाफा हुआ और ये भी बहुत ज्यादा सेन रहने लगी थी। इनके घर पे जो दरवाजों की आवाजें थी, जो भी नाइटमेयर्स थे, वो भी धीरे धीरे बंद हो गए। लेकिन एक और अजीब बात सामने आई। जब ये लोग वो पुराना घर छोड़ रहे थे तब जाके उस बिल्डिंग ओनर ने कहा कि कहीं ना कहीं मैं भी इस घर के बारे में जानता था और इसीलिए मैंने लॉबी के अंदर सुरे बकरा चलवाना स्टार्ट किया था। और शायद इसी वजह से वो जिन तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि यहाँ पर सुरे बकरा चलती रहती थी। आज भी जेद्दा की उस बिल्डिंग के बारे में लोग बातें करते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक औरत रहती थी जो बार बार अपने घर से सुसाइड करने के लिए भाग जाती थी। उसके बाद काफी समय तक, काफी महीनों तक ये जगह खाली रही, ये बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहने के लिए आया। लेकिन फिर उसके बाद शेख साहब ने इस घर के अंदर कुछ कुरानिक वर्सेस पढ़े, कुछ दम किया और फिर फाइनली वो एंटिटीज यहाँ से चली गई। लेकिन सना के लिए वो घर आज भी सिर्फ एक मेमोरी नहीं, बल्कि उसकी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर है जहां पर उसको एहसास हुआ कि कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां पर सिर्फ इंसान नहीं रहते। एक और ऐसी जगह जहां पर लैंडलॉर्ड ने सिर्फ थोड़े से रेंट के लिए, थोड़े से पैसों के लिए किसी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। जैसा हमारे हॉन्टेड हाउस की सीरीज के बाकी कहानियों में होता है, जब ओनर्स जानते हैं कि इस घर के अंदर कुछ समस्या है, वहां पर बिना पूजा करवाए, बिना कोई चीज ऐसे दम करवाए और लोगों को वो रेंट पे दे देते हैं और उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। खैर, अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो फ्लैट रेंट पर लेकर के रहते हैं तो आपको हिदायत है कि पहले आसपास फ्लैट्स के बारे में पता कर लें। और अगर आप एक लैंडलॉर्ड हैं और गलती से ऐसा है कि आपके फ्लैट में ऐसी कोई चीज है या आपके ऐसा सुनने में आया है, तो प्लीज वहां पर कोई पूजा करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए, या फिर थोड़े से पैसों के लिए किसी की जान के साथ खिलवाड़ मत करिए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो, हाइप कर दो और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे
आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप हमारे YouTube को प्यार दे रहे हैं उसी तरह से हमारे इंस्टा, फेसबुक और स्पॉटिफाई को भी प्यार दिखाते रहिए। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।